वेलकम वेलकम ऑल माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज एक बहुत ही सिंपल बट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो काफी स्टूडेंट्स को जिसमें क्लैरिटी का प्रॉब्लम रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन देखा जाता है कि इसमें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में कमी होता है स्टूडेंट्स में। और ये इतना बेसिक है कि इसको जानना बहुत जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और अगर इसको आप सही ढंग से जान ली तो आगे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना और इस पे स्टडी करना, ये सब आपके लिए इंटरेस्टिंग और आसान हो जाएगा। दोस्तों, टॉपिक है एजेंसी प्रॉब्लम, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, पर जानना बहुत जरूरी है। क्या है एजेंसी प्रॉब्लम? दोस्तों, एजेंसी इस टर्म से आपको थोड़ा बहुत तो आप गेस कर ही सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है रिलेटेड टू एजेंसी। दोस्तों, एजेंसी का बात में बाद में आ रहा हूं, पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूं कुछ इस तरह से। आप मान लीजिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए। जैसे कि एक छोटा खाटा जैसे बिजनेस होता है, एक ग्रोसरी शॉप हो गया, एक छोटा सा होटल हो गया, या एक छोटा सा रेस्टोरेंट हो गया। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें ये पॉसिबल होता है कि ओनर जो उसका मालिक है वो खुद ही उसको चला ले, खुद ही हैंडल कर ले सारा कुछ। उसका सामान खरीद के लाना, उसका कैश हैंडल करना, अकाउंटिंग यानी कि थोड़ा बहुत जो हिसाब है वो रखना, सेल करना, वो खुद संभाल लेगा। एक दो चार अगर लेबरर हो जाए तो काफी है। लेकिन बड़ा बिजनेस में, एक फुल फ्लेजेड बिजनेस में, जैसे कि आप मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कोलगेट पाल्मोलिव लिमिटेड या डाबर का जो कंपनी है, इस तरह का एक फुल फ्लेजेड बड़ा एंटरप्राइज में ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों कि ओनर जो है या जो ओनर्स है, ओनर्स मींस शेयर होल्डर्स, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो खुद ही उस बिजनेस को चला ले। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ओनर्स जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं और सबके पास एक्सपर्टाइज भी नहीं होता है बिजनेस चलाने का। जैसे मान लीजिए मैं भी अगर चाहूं तो डाबर इंडिया का शेयर खरीद सकता हूं। मैं 5,000 रुपया का शेयर खरीद लिया तो बहुत ही मैं एक छोटा सा शेयर होल्डर बन गया। अब मैं डाबर इंडिया का मालिक तो बना, मालिक जो होता है ओनरशिप का एक पार्ट तो मेरे पास आया, मालिकाना आया मेरे पास, लेकिन वो इतना भी सिग्निफिकेंट नहीं है कि मैं जाके चेयर में बैठ जाऊं और उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एडवर्टाइजमेंट का डिसीजन या कुछ भी कैश मैनेजमेंट में संभालने लगूं। तो छोटे शेयर होल्डर बहुत सारे हैं मेरे जैसे ऑल ओवर इंडिया में। अब ये पॉसिबल नहीं है कि सब एक साथ मिलके आके उस कंपनी को चलाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एकदम इम्प्रैक्टिकल बात है, और दूसरा है सबके पास वो एक्सपर्टाइज भी नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ओनर्स के लिए या कोई ओनर के लिए ये पॉसिबल है नहीं कि वो एक बड़ा एंटरप्राइज खुद ही चला ले। ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये आपको भी पता है। ये कॉमन सेंस, इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जानने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कॉमन सेंस काफी है। सो वो क्या करते हैं, वो एक्सपर्ट रिक्रूट करते हैं जिनको एक्सपर्टाइज है, इंटरेस्ट है बिजनेस को मैनेज करने का। सो दे रिक्रूट मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स। नाउ ये जो रिक्रूटेड मैनेजर्स हैं ये हो गए अब ओनर्स के एजेंट। मैं एजेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको पता है हु इज एन एजेंट, जो किसी और के बिहाफ में कुछ काम करता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट्स होते हैं जो आपके बिहाफ पे काम करते हैं, आपका पैसा लेके डिपॉजिट कर देते हैं, आपका जब मैच्योर होता है तो वो व्यवस्था करते हैं कि आपको पैसा मिले, बीच में काम करते हैं। तो एजेंट आपको पता है। So here managers are actually acting as agents. किनके agents? Owners के agents.
वो वही काम करने के लिए रिक्रूट किए गए हैं जो ओनर्स को करना चाहिए था, लेकिन ओनर्स के लिए वो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। सो ओनर्स आर कॉल्ड, अब अगर आप मैनेजर्स को एजेंट बोलेंगे तो ओनर्स को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। आप जिसके लिए काम कर रहे हो उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। सो द रिलेशनशिप इज बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजर्स, दैट इज प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स। अब रिलेशनशिप किस तरह का है ओनर्स और मैनेजर का? एजेंसी टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। मैनेजर्स जो है वो ओनर्स के एजेंट बन गए, तो अब रिलेशनशिप जो है उसको हम लोग बोलेंगे एजेंसी रिलेशनशिप। दोस्तों यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया ना एजेंसी प्रॉब्लम, तो अभी तक तो प्रॉब्लम कुछ आया नहीं, अभी तक एजेंसी क्या है वो मैंने बताया। प्रॉब्लम अब आएगा दोस्तों। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है जी? दोस्तों प्रॉब्लम इसमें है, क्या प्रॉब्लम है देखिए। आपको ह्यूमन नेचर तो पता है, मेरा, आपका, सबका, लगभग सबका ह्यूमन नेचर यही है कि वी ऑलमोस्ट all the time try to place our self interest ahead of the interest of others। मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% केस में या सब कोई इस तरह करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये ह्यूमन नेचर है। ये टेंडेंसी ज्यादा देखा जाता है कि हम लोग अपना जो है, अपना इंटरेस्ट, अपना गोल, अपना रिक्वायरमेंट, अपना ग्रोथ, मतलब जो सेल्फ इंटरेस्ट है, जो हम लोग चाहते हैं, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं देन अदर, किसी और का। अब मैनेजर्स तो हो गए ह्यूमन बीइंग, वो तो ऊपर से नहीं आया है, वो तो कोई मशीन्स भी नहीं है और वो गॉड भी नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है। तो नॉर्मली आप मैनेजर्स को इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, एक बिजनेस, एक बड़ा बिजनेस एंटरप्राइज जस्ट लाइक डाबर इंडिया लिमिटेड, तो उसमें कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, बहुत पैसा का कारोबार है उधर, बहुत स्कोप है मैनिपुलेशन का, बहुत स्कोप है अगर कोई चाहे तो पैसा लूटने का, पैसा कमाने का। तो यू आर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर मैनेजर्स टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ यू। आप उनको ओनर बना रहे हो, ओनर बना रहे हो इन द सेंस आप ओनर का सारा काम सौंप रहे हो, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहे हो, और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहे हो तो ऑब्वियसली सारा अथॉरिटी भी सौंप रहे हो। तो जिसके पास सारा अथॉरिटी रहे, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे ओनर की तरह, और वो एक्चुअली अंदर से तो ओनर है नहीं, वो एक रिक्रूटेड पीपल है जिसको मंथली सैलरी मिलेगा, और क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ कमीशन मिलेगा। अब सोचिए दोस्तों, वो आदमी जिसको आप ओनर्स का मर्यादा तो दे चुके हो, लेकिन वो अंदर से ओनर है नहीं। कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए, बहुत कमाने लगे, बहुत प्रॉफिट हो, उससे उस आदमी को उतना फर्क नहीं पड़ता जितना आपको पड़ता है, क्योंकि उसको तो बस सैलरी मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है, कुछ बेनिफिट्स मिलने वाला है। हाँ, कंपनी का ग्रोथ के साथ साथ उसका अपना भी ग्रोथ होगा, लेकिन जितना आपका डायरेक्टली कनेक्शन है उतना तो उसका है नहीं। वो रिक्रूटेड पीपल है, आज यहां है, कल कहीं और चला जाएगा ऑफर मिलने पे, या आप ही उसको निकाल दे सकते हो। तो मैनेजर का उतना तो अटैचमेंट उस कंपनी से रहना नहीं चाहिए एज पर ह्यूमन नेचर जितना आपका रहेगा। तो नॉर्मली मैनेजर क्या करेगा, या हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मली क्या होना चाहिए, व्हाट इज सपोज टू बी डन बाय द मैनेजर्स। होना यही चाहिए, एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट करना लॉजिकल होगा कि मैनेजर्स ओनर्स का जो इंटरेस्ट है, यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उसको तो ध्यान में रखेगा जरूर, और वो दिखाएगा भी ऐसे कि यस वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ओनर, टुवर्ड्स द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल ऑफ द ओनर, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट को सर्व करने का तो एक मोटिव रहना चाहिए। मतलब ये एक्सपेक्टेड है, लॉजिकल है। नाउ मैनेजर्स क्या करेगा, मैनेजर्स विल नॉर्मली, मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड to place their self-interest ahead of the interest of the business concern, ahead of the interest of their principals.
एंड हियर द प्रॉब्लम अराइजेस। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है दोस्तों। सो क्या है एजेंसी कॉस्ट, क्या है एजेंसी प्रॉब्लम, सॉरी एजेंसी प्रॉब्लम। दोस्तों इधर देखिए, अगर आप बुक्स में जाइएगा तो आपको कुछ इस तरह का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एजेंसी प्रॉब्लम इज द लाइक्लीहुड दैट मैनेजर्स और एजेंट्स may place personal goals ahead of principal's goals or goal ahead of principal's goal. Agency problem is the likelihood. एजेंसी प्रॉब्लम एक संभावना है कि मैनेजर्स और एजेंट्स जो है वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट को प्लेस करेगा अहेड ऑफ प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट है। दोस्तों प्रिंसिपल का इंटरेस्ट क्या है? प्रिंसिपल का यानी कि ओनर्स का गोल क्या है? बिजनेस को एक्सपांड करना, बड़ा से बड़ा बनाना, मैक्सिमम प्रॉफिट, अपना वेल्थ बढ़ाना, अपना मार्केट शेयर प्राइस बढ़ाना मार्केट में, यही है। और मैनेजर का गोल क्या है? मैनेजर का गोल तो पेन एंड पेपर में वही है जो शेयर होल्डर्स का है, जो ओनर का है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या गोल है? अंदर ही अंदर मैनेजर्स का गोल है कि मेरा सैलरी बढ़े, मेरा जॉब सिक्योरिटी बढ़े, मेरा कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए, मैं थोड़ा ज्यादा बेनिफिट्स मुझे मिल जाए, चाहे वो फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल हो, मुझे कुछ एक्स्ट्रा कहीं से कुछ अगर अर्निंग हो जाए, मुझे कुछ अपार्ट फ्रॉम मेरा माय सैलरी और भी बेनिफिट्स मुझे मिलने लगे। दिस आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक मैनेजर। ये होना चाहिए अंदर ही अंदर, पेन एंड पेपर में नहीं। अब मैनेजर्स आर एक्चुअली हैंडलिंग द बिजनेस, तो वो क्या करेंगे? वो उसी तरह का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, उसी तरह का काम करेंगे। उनका हर एक बिहेवियर में क्या रिफ्लेक्ट होगा? हर एक बिहेवियर में इंटरनली, हर एक बिहेवियर, हर एक एक्शन, हर एक डिसीजन का इंटरनल ड्राइविंग फोर्स होगा कि इसमें मेरा बेनिफिट है कि नहीं। किस तरह से अपना बेनिफिट होगा? जैसे कोई एक प्रोजेक्ट अगर एग्जीक्यूट करेगा तो ये सोचेगा कि ये प्रोजेक्ट में मुझे कमीशन कुछ मिलेगा कि नहीं थर्ड पार्टी से। अब मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कुछ है, कुछ खरीदना है कंपनी को, कहीं से कुछ लेना है, तो एक पार्टी है ए, एक पार्टी बी है। पार्टी ए थोड़ा ज्यादा प्राइस डिमांड कर रहा है उस पर्टिकुलर जो भी है, उस पर्टिकुलर प्लान का या उस पर्टिकुलर चीज का, पर्टिकुलर रॉ मटेरियल हो सकता है। और पार्टी बी जो है वो रिजनेबल रेट रखा है, लेकिन पार्टी ए ज्यादा रेट ले रहा है, लेकिन वो कुछ कमीशन आपको दे रहा है। अब मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर अगर सेल्फ मोटिव हो तो वो पार्टी ए से लेगा, क्योंकि उसको अपना कमीशन चाहिए, पैसा तो लगेगा बिजनेस का, उसको क्या आता जाता है। या कहीं कुछ प्रोजेक्ट में जिसमें एग्जीक्यूट करना है, कुछ प्लान करना है, कुछ डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन लेने से पहले उसका इंटरनल जो मोटिवेशन होगा वो होगा कि ये पर्टिकुलर काम करने से मेरा पर्सनल क्या फायदा है। अब उसको अगर लगे कि ये पर्टिकुलर काम करने से बिजनेस का बहुत फायदा है लेकिन मेरा फायदा नहीं है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जिससे बिजनेस का अल्टीमेटली लॉस होगा, बिजनेस का क्या होगा? नुकसान होगा। दोस्तों मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि मैनेजर्स कुछ भी करेगा, एनी एक्ट और बिहेवियर और डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट, अंदर ही अंदर ड्राइविंग फोर्स होगा कि इसमें मेरा पर्सनल का फायदा है। और यही प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि कहीं कहीं मैनेजर का फायदा नहीं भी हो सकता है जो बिजनेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। मैनेजर का पर्सनल बेनिफिट उसमें ना हो, लेकिन मे भी ये हो सकता है कि वो बिजनेस के लिए फायदेमंद है, ऑल ओवर एंटरप्राइज के लिए वो फायदेमंद है, लेकिन मैनेजर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यही एक्सपेक्ट किया जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड एजेंसी प्रॉब्लम। ये कैसे होता है या ये क्यों संभव होता है?
ये इसीलिए मैंने इधर लिखा, आप देख सकते हैं हाउ एंड व्हाई, मतलब ये एजेंसी प्रॉब्लम क्यों ये पॉसिबल हो पाता है, क्यों ये पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट रीजन है सेपरेटेड ओनरशिप एंड कंट्रोल। इधर देखिए, सेपरेटेड ओनरशिप एंड कंट्रोल, सेपरेटेड ओनरशिप एंड कंट्रोल, ओनरशिप एंड कंट्रोल अथॉरिटी सेपरेटेड है, यानी कि जो ओनर है वो बिजनेस को एक्चुअली कंट्रोल में नहीं कर रहा है, ओनर कोई और है और एक्चुअली में बिजनेस को कंट्रोल कोई और कर रहा है, यानी कि मैनेजर्स कर रहे हैं। अगर ओनर जो है वही कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता तो फिर एजेंसी प्रॉब्लम का कोई गुंजाइश यानी कि कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता। सो ओनरशिप और कंट्रोल सेपरेटेड होना एक रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है एजेंसी प्रॉब्लम का। नंबर 2, वो जो ओनर्स है, वो जो सेपरेटेड ओनर है वो भी वाइडली डिफ्यूज्ड है, यानी कि एक ही जगह में नहीं है, किसी 1 2 4 के पास शेयर होल्डिंग नहीं है। अगर मैनेजर और ओनरशिप सेपरेटेड भी होता, लेकिन ओनरशिप अगर किसी 2 4 10 के पास होता तो भी ये पॉसिबल होता कि मैनेजमेंट अपने हिसाब से सारा कुछ ना कर पाए। वो 4 5 10 आदमी जो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर्स होते, जिनके पास 10 15 20% करके शेयर है, वो रोकते या वो कंट्रोल करते उस चीज को, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, वाइडली डिफ्यूज ओनरशिप होता है। आप किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग देखिए, पॉइंट समथिंग परसेंट, ज्यादा से ज्यादा 1-2%, इस तरह से स्कैटर्ड है ऑल अक्रॉस द नेशन, या उस नेशन से भी बाहर किसी 1-2 कंट्रोलिंग शेयर होल्डर होते हैं, बाकी स्कैटर्ड होता है। तो वाइडली डिफ्यूज्ड ओनरशिप होने की वजह से वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, लाखों शेयर होल्डर्स हैं, कोई मान लीजिए इंडिया में कोई बिहार से है तो कोई झारखंड से है, कोई वेस्ट बंगाल से, तो कुछ है उड़ीसा से, कुछ चेन्नई से, तो कुछ हिमाचल से। अब समझ रहे ना, ये स्कैटर्ड ओनरशिप में एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स बनाना बहुत मुश्किल है। ये दूसरा रीजन है। तीसरा एक रीजन है दोस्तों की इनसिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स एंड लिटिल फाइनेंशियल एजुकेशन और एक्सपर्टाइज। जो शेयर होल्डर्स है वो इनसिग्निफिकेंट है। जैसे मैं अगर अभी डाबर इंडिया का शेयर खरीदूं 5 या 10 हजार देके, तो मेरा शेयर होल्डिंग का परसेंटेज कितना होगा? 0.000 भी के बाद भी कुछ फिगर नहीं आएगा दोस्तों। तो 1% शेयर यानी कि बहुत पैसा लगता है। आप डाबर इंडिया या रिलायंस लिमिटेड का 1% शेयर खरीदने के लिए बहुत बहुत ह्यूज मनी लगेगा। हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो 10 20 50 इन्वेस्ट करते हैं, उसमें न जाने पॉइंट के बाद कितना जीरो आएगा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। सो वो जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 10-20 हजार रुपया का शेयर है, एक रिलायंस जैसे कंपनी के अगर आप बात करें तो उस कंपनी में जिसका 10-20 हजार का रुपया का शेयर है, वो इनसिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स हैं। उनका उतना औकात ही नहीं है कि वो कुछ करे या वो कुछ मैनेजर्स को जाके डायरेक्शन दे या उनका कुछ कंट्रोल हो बिजनेस में। और दूसरा है, अगर किसी किसी के पास थोड़ा बहुत शेयर होल्डिंग है भी तो लिटिल फाइनेंशियल एजुकेशन है, वो एक्सपर्ट नहीं है, उनके पास उतना अवेयरनेस नहीं है। सो दिस आर दी सम कॉजेज। वो सबसे बड़ा कॉज जो है, मेजर कॉज जो है, वो तो ये पहला वाला है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेटेड है। जो ओनर से वही मैनेजर नहीं है। अगर ऐसा होता तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, नो एजेंसी प्रॉब्लम। और दूसरा और तीसरा कॉज ये है दोस्तों। तो दिस आर दी कॉजेज, इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों। नाउ अब जो क्वेश्चन होना चाहिए वो है, प्रॉब्लम तो समझ में आ गया कि क्या है प्रॉब्लम, कोई सॉल्यूशन है क्या इस प्रॉब्लम का? अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन है कि नहीं। दोस्तों, एजेंसी कॉस्ट को रिमूव करने का फिलहाल टिल डेट तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं आया, ऐसा कुछ मेडिसिन है नहीं, ऐसा कुछ मेजर्स है नहीं। मैंने भी छोटा खाटा कुछ रिसर्च इस पर्टिकुलर टॉपिक पे किया है और बहुत रिसर्च हुआ है। तो एजेंसी कॉस्ट रिमूव करने का तरीका कुछ है नहीं। जब तक सेपरेटेड ओनरशिप एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रिवेल करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तब तक ये प्रॉब्लम होगा।
और वो एग्जिस्ट करेगा और ये होगा ही, क्योंकि सेपरेटेड ओनरशिप स्ट्रक्चर को, उस पर्टिकुलर चीज को डिसमेंटल करना पॉसिबल है नहीं, वो तो होगा ही। ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेटेड ही रहेगा इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, और ये प्रॉब्लम भी रहेगा। इसको रिमूव करने का फिलहाल कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक ही सॉल्यूशन है, आपका बिजनेस आपको खुद चलाना होगा, जो पॉसिबल है नहीं। हाँ दोस्तों, सॉल्यूशन है, लेकिन रिमूवल का नहीं, मिनिमाइजेशन का सॉल्यूशन है, कम करने का, उसको दबाने का कुछ सॉल्यूशन है। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉल्यूशन माना जाता है, बिलीव किया जाता है कि मार्केट फोर्सेस या पार्टिसिपेंट्स जो है वो खुद ही एक सॉल्यूशन है। अब मार्केट फोर्सेस या पार्टिसिपेंट्स मतलब दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, इनसिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स, जिनके पास 5, 10, 20 हजार का शेयर्स है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ तो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स भी होते हैं दोस्तों। सब कोई तो 10-20 हजार रुपया का शेयर होल्डर नहीं है। कोई कोई है जिनके पास 10%, 15%, 20% भी शेयर है, लेकिन उनका क्वांटिटी कम है। आपको 2, 3, 4 ऐसे शेयर होल्डर हार्डली मिलेंगे जिनके पास 5% से ज्यादा शेयर है। 2, 3, 4 से 5, 6 मैक्सिमम। तो वो जो 4, 5, 6 शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 5, 10, 12, 14% करके शेयर है, उन लोगों को कहा जाता है मेजोरिटी ओनर्स, कंट्रोलिंग ओनर्स, पावरफुल ओनर्स, कंसंट्रेटेड शेयर होल्डर्स। तो उनके पास वो नॉर्मली रिटेल पब्लिक नहीं होते हैं, वो होते हैं जैसे कोई म्यूचुअल फंड और कंपनी है, वो कुछ शेयर होल्ड करके रखा, कोई बैंक है, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स होते हैं, कुछ कुछ प्रोमोटर्स होते हैं, उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर होता है। वो लेकिन इनसिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं, दे आर द मोस्ट पावरफुल, उनके पास बहुत वोटिंग राइट्स होते हैं, मोस्ट पावरफुल शेयर होल्डर्स। उनका लेकिन चलता है ऑर्गेनाइजेशन में, रिटेल इन्वेस्टर्स का चलता नहीं है, लेकिन उनका चलता है। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और प्रोमोटर्स जिनके पास सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है, वो मॉनिटर करते हैं मैनेजमेंट का एक्शंस, बिहेवियर्स एंड डिसीजंस, और वो कंपेल करते हैं मैनेजर्स को शेयर होल्डर्स का फेवर में डिसीजन और एक्शन लेने को। सो ये जो मार्केट फोर्सेस, मतलब जो मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स है, वो पार्टिसिपेंट यानी कि सिग्निफिकेंट बिग जो पार्टिसिपेंट्स है, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स, प्रोमोटर्स, उन लोगों के पास से जो प्रेशर आता है, जो फोर्स आता है, उससे कुछ हद तक ये प्रॉब्लम कम होता है। नंबर 2 जो सॉल्यूशन है दोस्तों, वो है थ्रेट ऑफ होस्टाइल टेक ओवर। ये होस्टाइल टेक ओवर क्या है, मैं आपको बहुत ही ब्रीफली समझाता हूं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, अब ये होस्टाइल वर्ड से आप गेस कर सकते हैं दोस्तों। होस्टाइल मतलब जो फ्रेंडली नहीं है, नॉन फ्रेंडली है, जो थोड़ा वायोलेंट है, जोर जबरदस्ती। कभी कभी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग, यानी कि एक मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग वो जोर जबरदस्ती खरीद लेता है। कोई कंसल्टेंसी के माध्यम से, फ्रेंडली टॉक के माध्यम से, जिस तरह मर्जर एक्विजिशन होता है उस तरह नहीं, फोर्सफुली वो एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर लेता है बाय परचेसिंग मोस्ट ऑफ देयर शेयर्स। अब ये कैसे होता है? वो क्या करते हैं, वो पहले उस कंपनी का बोर्ड को जाके फ्रेंडली वे में कन्विंस करना चाहते हैं कि आपका जो है मैनेजमेंट बहुत ही इल परफॉर्मिंग है, कमजोर है, या तो वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ में काम करने में असमर्थ है, व्यर्थ है। तो आप मेजोरिटी ऑफ शेयर्स जो है यू जस्ट सेल अस, और मैं आप लोगों को क्या दूंगा, पर शेयर प्रीमियम में पैसा दे दूंगा। अगर आपका मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है मान लीजिए ₹120, मैं आपको 135 पर शेयर दे रहा हूं आपका शेयर होल्डर्स को। बोर्ड ये अगर मानने को तैयार नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो फोर्सफुली एक्वायर करते हैं बाय कन्विंसिंग द शेयर होल्डर्स।
वो शेयर होल्डर्स के पास चले जाता है, खास करके जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है, और उनको जाके कन्विंस करते हैं, समझाते हैं कि आपका मैनेजमेंट जो है वो आपके बिहाफ में काम नहीं कर रहा है, वो अंडर परफॉर्मिंग है, इस कंपनी का बहुत वैल्यूएशन हो सकता है, अगर इसको सही हाथ में ये पड़ जाए तो वी कैन कंट्रोल दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस कंपनी का मैनेजमेंट को चेंज करना होगा कंप्लीटली। सो प्लीज सेल योर शेयर्स टू अस, वी विल गिव यू प्रीमियम मनी, या एटलीस्ट आप हमको आपका वोटिंग राइट जो है, प्रॉक्सी राइट दे दीजिए कि मैं आपके बिहाफ में वोटिंग करके इस पूरा मैनेजमेंट को चेंज कर सकूं। दिस इज कॉल्ड फोर्सफुली टेक ओवर, यानी कि होस्टाइल टेक ओवर। होस्टाइल वर्ड का मतलब है दोस्तों जो नॉन फ्रेंडली है, जो फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा वायोलेंट है, जोर जबरदस्ती है। तो ये दो जो है, ये दो सॉल्यूशंस है। अब ये होस्टाइल टेक ओवर क्यों सॉल्यूशंस है? थ्रेट ऑफ होस्टाइल टेक ओवर एक सॉल्यूशन है। मैनेजमेंट को ये डर रहता है कि अगर मैं ठीक से काम ना करूं, अगर शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट पे काम ना करूं, तो कल हो के कोई कंपनी जोर जबरदस्ती इस कंपनी को टेक ओवर कर सकता है। तो अगर जोर जबरदस्ती टेक ओवर कर लिया तो पूरा मैनेजमेंट ही रिप्लेस हो जाएगा। सो थ्रेट और फियर ऑफ होस्टाइल टेक ओवर भी काम करता है एक मेडिसिन की तरह, कि मैनेजमेंट विल एक्ट ऑन द फेवर ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये दो फोर्सेस है, ये दो मेडिसिन है जो कुछ हद तक एजेंसी प्रॉब्लम को कम करने में मदद करता है दोस्तों। अब होस्टाइल टेक ओवर का एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। सैनोफी एवेंटिस नाम का एक फार्मा कंपनी था फ्रांस का, जो कि जेंजाइन नाम का एक बायोटेक कंपनी यूएस का, उसको इसी तरह से होस्टाइल टेक ओवर के माध्यम से एक्वायर किया था। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने एग्जांपल यहां लिखा, यू कैन सर्च इट, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। ये एग्जांपल होस्टाइल टेक ओवर का एक एग्जांपल है, काफी चर्चा में रहा उस समय, कुछ साल पहले का बात है। अब दोस्तों आते हैं एजेंसी कॉस्ट पे, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एजेंसी प्रॉब्लम होने के कारण ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या कॉस्ट बियर करना पड़ता है। ठीक है, तो एक है मॉनिटरिंग कॉस्ट, यानी कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन में एजेंसी प्रॉब्लम है, यानी कि ओनर्स मैनेजर सेपरेटेड है, तो आपको मैनेजर को मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे अरेंजमेंट लेना पड़ेगा। जैसे कि मैनेजर्स का काम का देखभाल करना, सुपरविजन, ऑडिट करना। ठीक है, इसमें बहुत सारा हो सकता है, राइट फ्रॉम माने इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमराज टू एनी काइंड ऑफ कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। तो इसके लिए आपका कॉस्ट पड़ता है, तो ये एक कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा बियर करना पड़ता है ड्यू टू एजेंसी प्रॉब्लम। दूसरा है दोस्तों बॉन्डिंग कॉस्ट। दोस्तों बॉन्डिंग कॉस्ट का मतलब एक फिडेलिटी बॉन्ड बोल के एक एग्रीमेंट होता है, फिडेलिटी बॉन्ड। ठीक है, तो फिडेलिटी बॉन्ड क्या होता है दोस्तों? इसमें एक बॉन्डिंग अथॉरिटी होता है, एक बॉन्डिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट में जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर कंपनी ये प्रूव कर पाए विथ डॉक्यूमेंट्स कि मेरा एक पर्टिकुलर ईयर में कुछ परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस हुआ है, या कुछ लॉसेस हुआ है, या प्रॉफिट कम हुआ है ड्यू टू दी सेल्फ सर्विसिंग बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि एजेंसी प्रॉब्लम के कारण मेरा कुछ लॉस हुआ है या कुछ परफॉर्मेंस का खराब हुआ है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आपका फिडेलिटी बॉन्ड है, जिसके साथ आप एक बॉन्डिंग में या एग्रीमेंट में गए हो, वो आपको उसका कंपेंसेशन करेगा, वो आपको उसका फाइनेंशियली कंपेंसेट कर देगा। ठीक है, तो दिस इज ए काइंड ऑफ एग्रीमेंट विथ अनदर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको ऑब्वियसली उस ऑर्गेनाइजेशन को पहले भी कुछ पे करना पड़ता है। आप उसमें क्या होता है, अगर आपका एक काइंड ऑफ कवरेज है, जैसे कि इंश्योरेंस कवरेज, अगर आपका कुछ लॉसेस होता है या परफॉर्मेंस खराब होता है ड्यू टू एजेंसी प्रॉब्लम, दैट ऑर्गेनाइजेशन विल कंपेंसेट इट, वो ऑर्गेनाइजेशन आपका ये कंपेंसेशन कर देगा। ठीक है, नंबर 3 जो कॉस्ट आपको बियर करना पड़ता है, तो ये बॉन्डिंग के लिए भी तो एक कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन का होता है, क्योंकि आप ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट नहीं होता है, वो आपका इतना बड़ा रिस्क लेगा तो आपको तो उसके लिए कॉस्ट पे करना पड़ता है, तो ये भी एक कॉस्ट कंपनी को उठाना पड़ता है
एजेंसी प्रॉब्लम के लिए। थर्ड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ इस तरह से है दोस्तों कि अगर नहीं होता ये स्ट्रक्चर, यानी कि अगर मैनेजरियल स्ट्रक्चर नहीं होता कंपनी में तो डिसीजन लेना थोड़ा सिंपल होता। यानी कि दोस्तों एक सेपरेटेड कंट्रोल और जहां मैनेजमेंट का बहुत सारे हायरार्की है, वो कोई भी प्रोजेक्ट को लेने में या कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने में क्या करता है, डिसीजन मेकिंग को स्लो बना देता है। तो ये एक फर्म इसको एक कॉस्ट की रूप फॉर्म में देखता है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि ये मैनेजरियल हायरार्की और स्ट्रक्चर के वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि डिसीजन मेकिंग स्लो हो जा रहा है, जो अगर एक ओनर होता, इतना हायरार्की या मैनेजरियल लेवल ना होता तो वो प्रॉब्लम नहीं होता। यानी कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और लास्ट कॉस्ट जो है दोस्तों वो है स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का मतलब है कि मैनेजर का कंपेंसेशन पैकेज जो है उसको इस तरह से स्ट्रक्चर करना है कि मैनेजमेंट को एनकरेजमेंट मिले, मोटिवेशन मिले टू एक्ट फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह से? फॉर एग्जांपल स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन का आप नाम सुने होंगे। स्टॉक ऑप्शन यानी जहां मैनेजर को कंसेशन में या बोल सकते हैं सब्सिडाइज रेट में शेयर इशू किया जाता है अगर वो अच्छा परफॉर्म कर पाए तो। इससे दो बेनिफिट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर का एक मोटिवेशन रहता है टू परफॉर्म वेल, जो एजेंसी प्रॉब्लम को कम करता है। नंबर टू, आप जब मैनेजर को स्टॉक ऑप्शन के थ्रू ओनर बना रहे हो, जब आप मैनेजर को स्टॉक दे रहे हो, कंसेशन में ही सही लेकिन दे रहे हो स्टॉक, तो उसको आप ओनर बना रहे हो। तो मैनेजमेंट जब ओनर बन जाता है साथ ही साथ, तो क्या होता है कि एक मोटिवेशन, एक एनकरेजमेंट होता है टू परफॉर्म वेल, बिकॉज मैनेजमेंट को भी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस का हिस्सा मिलने वाला है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। इसके लिए भी तो कंपनी को कुछ ना कुछ जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, कम पैसा में, कंसेशन में शेयर मैनेजमेंट को देना पड़ रहा है। तो ये सारा कॉस्ट जो है, मॉनिटरिंग कॉस्ट, बॉन्डिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, ये सारा कॉस्ट उठाना पड़ता है फर्म को, ओनर को, टू कंट्रोल द सेल्फ सर्विसिंग बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज टू कंट्रोल द एजेंसी प्रॉब्लम। I think दोस्तों you have understood the basic concept of agency problem. एजेंसी प्रॉब्लम का कॉजेज क्या क्या है? सेपरेटेड ओनरशिप एंड कंट्रोल, डिफ्यूज्ड ओनरशिप, लेस फाइनेंशियल एजुकेशन एटसेट्रा। ओनरशिप एजेंसी प्रॉब्लम को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। मैंने आपको पहले ही कहा इसको रिमूव नहीं कर सकते, तो उसका भी मैंने आपको वे आउट बताया कि दो प्रोसेस है, एक तो मार्केट फोर्सेस है या पार्टिसिपेंट्स है, और दूसरा है फियर ऑफ होस्टाइल टेक ओवर। और मैंने लास्ट में कहा कि एजेंसी प्रॉब्लम रिलेटेड क्या क्या कॉस्ट उठाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉस्ट: मॉनिटरिंग, बॉन्डिंग, अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। सो दोस्तों आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी प्रॉब्लम एंड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद दिस प्रॉब्लम। सो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो पे कोई दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।